नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर अब प्रदेश में तैयारियां तेज हो गई हैं। पिछली बार हरियाणा लोकसभा की सभी सीटों पर एनडीए का कब्जा है। बीजेपी तीसरी बार भी केंद्र में बीजेपी सरकार बनाने का दम भर रही है। दिल्ली के हरियाणा भवन में आज हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में इस बात को लेकर मंथन हुआ, अपने गठबंधन के साथियों को साथ लेकर चुनाव मैदान में उतरा जाए या फिर अकेले अपने दम पर। हालांकि इसका फैसला होना भी बाकी है। सवाल यह है कि बात अगर की जाए हरियाणा लोकसभा सीटों की, तो हरियाणा लोकसभा सीट पर बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी? बीजेपी अपने पुराने उम्मीदवारों को दोबारा रिपीट करेगी? ये तमाम सवाल है। या फिर जिताऊ कैंडिडेट पर भरोसा करेगी, और आखिर करेगी तो वो जिताऊ कैंडिडेट होगा कौन? हरियाणा की लोकसभा सीटों को लेकर अब मंथन का दौर चल पड़ा है। अब सियासी समर में क्या फिर से 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कमल का फूल खिलेगा? यह एक सवाल बना हुआ है, क्योंकि तमाम बड़े नेता दावा यह कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 साल के लिए और जनता पसंद करती है, चाहती है। दावों में कितनी सच्चाई है और ग्राउंड लेवल पर पार्टी का कितना वर्कआउट है, जो योजनाएं हैं केंद्र की वो जमीनी स्तर पर कितनी पहुंच पा रही हैं, कितनी पहुंची हैं, इन तमाम मुद्दों पर करेंगे, इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले मैं तारुफ करा दूं, हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। एसोसिएट एडिटर हैं हिसार से डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हैं देवेंद्र कथुरिया पानीपत से, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। आप सभी के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें वर्तमान में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के पास हैं, लेकिन राज्य के लोगों में अर्थव्यवस्था की धीमी गति, खेती की समस्याओं और बेरोजगारी को लेकर असंतोष आगामी लोकसभा चुनावों में उनके प्रदर्शन पर भारी असर डाल सकता है। इस बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में राजधानी में स्थित हरियाणा भवन में हरियाणा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार, सुधा यादव, सुभाष बराला, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी प्रभारी विप्लव देव, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर मौजूद रहे। मौके पर हरियाणा की मंत्री सुधा यादव ने बताया कि चुनाव से पहले चुनाव समिति की जो बैठक होती है वही बैठक आज की गई है। सीट का पैनल बनाया जाता है और फिर वो केंद्रीय चुनाव समिति के पास जाता है और वहीं पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। हरियाणा की चुनावी राजनीति में मौजूदा सांसदों का फैसला केंद्र के हाथों में ही है। इस समय बीजेपी प्रत्येक सीट पर कार्य कर रही है, और रही बात गठबंधन की, तो उसका विचार भी केंद्र पर ही निर्भर करता है। इसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं है। प्रत्येक सीट के लिए अलग अलग पैनल बनाए गए हैं, जो किसी सीट पर 1 या 2 से अधिक भी हैं। भाई स्वाभाविक है, चुनाव से पहले तो चुनाव समिति की बैठकें होती है, हर सीट का पैनल बनाया जाता है, उसके ऊपर डिस्कशन होता है और फिर केंद्रीय चुनाव समिति के पास में पैनल जाता है और वहां पर निर्णय किया जाता है। मौजूदा सांसदों का फॉर्मूला केंद्र तय करेगा, वो राज्य के जुरिस्डिक्शन के बाहर है। भारतीय जनता पार्टी तो सभी पर तैयारी करेगी, गठबंधन का काम भी ऊपर वालों का है, राज्य का नहीं है। तो वहीं रामविलास शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मूड में है और ऐसा लगता है अगले 5 साल के लिए प्रधानमंत्री मोदी की ही जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मूड में है और मैं उम्मीद करता हूं कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की भी आज बैठक है। 2024 का हो गया मुहूर्त है, अगले 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी की बहुत जरूरत है। हरियाणा में इस बार भी 10 के 10 कमल के फूल खिलेंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन पहले भी शून्य था और आज भी 0 है। गठबंधन हमेशा शून्य ही रहा है और हरियाणा की जनता 10 के 10 कमल के फूल हरियाणा में खिलाकर पीएम मोदी को और भी मजबूत करने वाली है। 10 के 10 कमल के फूल खिलेंगे। जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, पहले भी शून्य था, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी शून्य थी। 0 जमा 0 0 ही होता है, 0 गुणा 0 0 ही होता है। वह 0 ही रहेंगे और 10 के 10 कमल के फूल हरियाणा की जनता वह हरियाणा में खिलाने वाली है, मोदी जी की झोली में डालने वाली है, मोदी जी को मजबूत करने वाली है, देश के लिए वोट करने वाली। ये निर्णय करना हमारी पार्टी संगठन का काम है। हम एक कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के नाते रात दिन काम करते रहते हैं। कौन कार्यकर्ता किस भूमिका में अपनी काम करेगा, यह फैसला संगठन करता है।
आपको बता दें कि वर्तमान सरकार के प्रति संभावित असंतोष का फायदा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इनेलो जैसे क्षेत्रीय दलों द्वारा भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए किया जा सकता है। विपक्ष को एक साथ लाने की उनकी रणनीति और क्षमता भी राज्य के चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। रिया राय, टोटल टीवी, दिल्ली। तो सवाल यह है कि आखिर अब आगामी चुनावी रणनीति किस तरीके की बीजेपी की रहने वाली है। बीजेपी के तमाम नेता, प्रदेश स्तर के पूर्व मंत्री रह चुके हैं रामविलास शर्मा, वो दावा कर रहे हैं, कैप्टन अभिमन्यु भी दावा कर रहे हैं और सुधा यादव ने तो यह तक कह दिया है कि अब केंद्र के हाथ में है, हम फाइनल करके भेजते हैं, केंद्र पूरी तरह से उस पर मोहर लगाता है। देवेंद्र, अब चुनावी समर में शुरुआत हो गई है, तैयारियां हो रही हैं। 10 के 10 सीटों पर कमल खिलाने को लेकर बीजेपी जोर पकड़ती नजर आ रही है और दावे भी खूब हो रहे हैं। देखिए सौरभ, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने के लिए 10 सांसद से पहले 10 जिताऊ उम्मीदवार चाहिए पार्टी को। और जिस तरीके से बीजेपी तेजी से काम करी, हमने देखा कल बजट का आखिरी दिन था, हरियाणा विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा था, मुख्यमंत्री बजट सत्र कल आखिरी दिन का खत्म होते ही दिल्ली रवाना हो गए। वहां प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देव से मिले, नायब सिंह सैनी पहले से मौजूद थे और तय हुआ कि हरियाणा भवन में मीटिंग होगी। आज दिन में हरियाणा भवन में मीटिंग हुई और 9 सिटिंग एमपी, उनके नाम पार्टी ने इलेक्शन कमेटी जो है हरियाणा की, उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिए सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को, क्योंकि आखिरी फैसला सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को करना है। तो अब आज पता लग रहा है कि जैसे आज सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की भी मीटिंग हो रही है बीजेपी की शाम को, और संभवतः देर रात तक कुछ नाम आज घोषित किए जा सकते हैं। बीजेपी जितनी तेजी से काम कर रही है, तैयारियां नहीं करती, फैसले भी तेजी से करती है। और एक बात आपको यह भी बता दूं कि एक नई मीडिया रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 53 महिलाओं को टिकट दिए थे लोकसभा चुनाव में पूरे देश में, राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन फैसला शायद ये हुआ है कि 1/3 महिलाओं के और ज्यादा टिकट दी जाएगी, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। अगर 53 दी थी तो अब 70 सीटों के आसपास महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जाएगा, 70 लोकसभा सीटों में, और नए चेहरे भी लाए जाएंगे। वैसे तो प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को 9 सिटिंग एमपी के नाम भेजे हैं जो मौजूदा है, लेकिन अब सेंट्रल कमेटी किन को क्लियर करती है, उन गुण दोष के आधार पर कितने नए लोग आते हैं, नए चेहरे आते हैं। और जैसा मैं बता रहा हूं कि महिलाओं की भागीदारी चुनाव लड़ने में ज्यादा रहेगी, 1/3। अगर पिछली बार 53 थी तो अब 70 के आसपास रह सकती है। तो जाहिर है कि हरियाणा में भी कुछ चेहरे नए आएंगे या कुछ के टिकट कटेंगे, ये क्यूरियोसिटी, ये उत्सुकता बनी हुई है। और आज सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग भी हो रही है, तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन लगता है जिस तरह की तेजी से फैसले बीजेपी कर रही है, उसी तरीके से जो दावेदारी है कि 370 सीटें बीजेपी की, 400 एनडीए की, जो लगातार हुंकार भरी जा रही है, उस दिशा में पार्टी आगे बढ़ रही है। लेकिन कितना बढ़ती है, क्या कुछ हासिल होता है, समय के हिसाब से सारी चीजें सामने आएंगी। बिल्कुल। महेश, जो देवेंद्र बता रहे हैं कि रणनीति भी है, तैयारी भी, और देखने को भी मिल रही है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होती है, बैठक के बाद सीटों का पैनल बनाया जाता है और केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेज दिया जाता है अंतिम निर्णय के लिए। अब वो जिताऊ अगर कैंडिडेट की बात की जाए तो वो कौन से होंगे जिन पर पार्टी इस बार दांव लगाएगी, और अगर मौजूदा प्रदेश की स्थिति की बात की जाए तो वो क्या कोई चुनौती बनकर नहीं आएगा? साथ ही ये भी कि बीजेपी हमेशा से कहती रही है कि हमेशा से कुछ ना कुछ अलग फैसला देखने को मिलता है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा। क्या इस बार भी वो रिपीट किया जाएगा? चमत्कार, कुछ नई चीज ऐसी जो किसी भी ने प्रदेश में सोची भी नहीं होगी? देखिए, बिल्कुल इस बार भी आप भारतीय जनता पार्टी से चमत्कार की उम्मीद कर सकते हैं। यहां पर 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। रतनलाल कटारिया भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे इस
अब इस दुनिया में नहीं है, तो 9 के 9 जो सिटिंग एमपीज हैं उनके नाम जो है केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से आगे फॉरवर्ड कर दिए गए। मुझे लगता है ये सिर्फ एक परंपरा के तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। 9 के 9 चेहरों में से अगर राव इंद्रजीत को छोड़ दें, कृष्णपाल गुर्जर को छोड़ दें और किसी हद तक संजय भाटिया करनाल से सांसद है, इनको अगर छोड़ दें तो मुझे लगता है कि बची हुई 6 सीटों पर जो 9 नाम भेजे गए हैं तो 6 सीटों पर जो है नए चेहरों की उम्मीद आप कर सकते हैं। तमाम बड़े बदलाव के लिए भारतीय जनता पार्टी खुद को तैयार कर रही है। मुझे यह लगता है कि ज्यादातर जो चेहरे हैं यानी 7 सीटों पर चेहरों के बदलाव की जो बड़ी गुंजाइश है मुझे भारतीय जनता पार्टी के लिए नजर आ रही है। और जाहिर है फॉर्मूला वही है, सिटिंग एमपी वहां पर बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़े, मुझे ऐसा दिखता नहीं है। नए चेहरों को जो जिताऊ चेहरे हैं उन्हें आगे लाने की कोशिश की जाएगी। पहले भी मोदी के नाम पर ही इन तमाम सांसदों को वोट हासिल हुए थे। नए चेहरों को लाने का सबसे बड़ा फायदा तो यह होगा कि जो बतौर सांसद बाकी जो चेहरे थे उनके रिपोर्ट कार्ड को देखने समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए चेहरे नए तरीके से अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे और मोदी की गारंटी को उसके साथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी उसे एक विनिंग फॉर्मूले के रूप में देखती है। मौजूदा सांसदों को अगर सामने खड़ा कर दिया जाता है तो फिर उनके पिछले कार्यकाल का जिक्र भी किया जाएगा, उनके अपने रिपोर्ट कार्ड का जिक्र भी किया जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी हाल फिलहाल तो मुझे लगता है कि नहीं चाहती है। नए चेहरों को उतारने के साथ ही ये रिस्क खत्म हो जाएगा कि पिछले रिपोर्ट कार्ड पर जो है जिक्र किया जाए। नया चेहरा होगा तो नए तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी गारंटी को सामने रखने की कोशिश करेगी। फिलहाल 3 सीटों का जो जिक्र मैंने किया इनमें बदलाव की गुंजाइश ना के बराबर है और बाकी 7 सीटों पर बड़े बदलाव के लिए भारतीय जनता पार्टी खुद को तैयार करेगी। जिक्र आप ये भी कर रहे थे कि मौजूदा सूरत हाल में किस तरह की चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के सामने हैं। तो हरियाणा प्रदेश में एंटी इनकमेंसी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी थी वो एक सबसे बड़ी चुनौती यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अपनी कमजोरियां भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूती देने का काम करती हैं। कांग्रेस पार्टी अगर जिताऊ उम्मीदवार को सामने नहीं करेगी, अगर घिसे पिटे मोहरों को ही यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतार दिया जाता है तो फिर किसी तरह का मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जिताऊ चेहरों पर कांग्रेस पार्टी भी तो चुनौतियां महेश कहीं ना कहीं कांग्रेस के आगे भी है। दिलचस्प चुनावी मुकाबला देखने को मिलेगा लोकसभा के लिहाज से। बिल्कुल तस्वीर साफ है। अब कांग्रेस किस तरीके से तैयार होगी, खुद को तैयार करेगी, यकीनन ये बात कही जा सकती है कि जैसा कि मैंने कहा कि जिताऊ कैंडिडेट अगर चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी ने नहीं उतारा, अगर घिसे पिटे चेहरों पर ही कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से दाव खेलती हुई नजर आती है तो फिर ये जो चुनावी मुकाबला एक तरफा होता हुआ नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के सामने कांग्रेस पार्टी अगर खड़ा करती है तो फिर कह सकते हैं कि चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। वीरेन जी, रणनीति बनाई जा रही है, शीर्ष नेतृत्व के पाले में गेंद डाली गई है। अब एक बड़ी जो समस्या प्रदेश में देखने को मिल रही चुनौती के तौर पर अर्थव्यवस्था की धीमी गति, खेती की समस्या है, प्रदेश स्तर पर बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, जो विपक्ष अमूमन उठाता रहता है ये मुद्दे। असंतोष है प्रदेश के लोगों में। क्या पार्टी के नेतृत्व में उस असंतोष को ठीक करने की क्षमता है, और अगर है तो क्या वो पॉजिटिव एक तरीके से पार्टी के लिए साबित होगा? कार्यकर्ताओं की बैठकें करते हैं, सिर्फ वो एक बैठक तक सीमित होकर रह जाता है। उससे आम लोगों से जो संपर्क होना चाहिए, जो संवाद होना चाहिए, जो उन लोगों के बीच में जाना चाहिए, वो कांग्रेस के नेताओं में अभाव चलता है। जहां भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां बहुत ज्यादा है, सक्रियता ज्यादा है, लेकिन जो आम मतदाताओं की अपेक्षाएं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन पर कितनी खरी उतरी है, लोगों से कितना संपर्क है, आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में लोग तरह तरह की चर्चाएं करते हैं। तो जो देखिए मोदी सरकार की लोग उपलब्धियों की चर्चा कम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी कितनी कितनी संपत्तियां बनाई, किस चीज की चर्चा ज्यादा होती है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी मालूम है। तो इस तरह की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये सब जो है चुनाव समिति की जो बैठक हुई है, देखिए चुनाव समिति की बैठक कोई इतना अधिकृत नहीं है, उसके कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि चुनाव समिति के एक सदस्य तो खुद टिकट के दावेदार है। अगर उस समय चर्चा होती कोई तो वो बैठक से उठकर जाते। मतलब अगर क्या चुनाव समिति के सदस्य अपना नाम खुद ही भेज देंगे तो ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। और चुनाव समिति ने ये भी तय नहीं करना कि जातीय समीकरण क्या होंगे। पिछली बार तो दो जाटों को टिकट दी गई थी। बिल्कुल वीरेन जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन देवेंद्र एक सवाल लगातार ये बड़ा बना हुआ है कि आगामी चुनाव में जोरों शोरों से तैयारियां तो हो रही, महेश ने भी इस बात का जिक्र किया, बेहद अहम बात है कि कांग्रेस के लिए एक चुनौती होगा, कांग्रेस को एक मजबूत दावेदार पेश करना होगा, उसके बाद ही कांग्रेस का बेड़ा पार
यूं कहें कुछ हद तक हो सकता है, क्योंकि पार्टी की आंतरिक चुनौती भी बहुत है, आपसी फूट भी है, नूरा कुश्ती भी पार्टी के अंदर देखने को मिलती रहती है, गाहे बगाहे। अब सवाल यह है कि अगर दावा लगता है असंतोष की, जिस तरीके से मैंने जिक्र किया, असंतोष है, बेरोजगारी है, खेती की समस्या, तमाम मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है, अगर यह असंतोष विपक्ष भुनाना चाहे तो क्या यह विपक्ष के लिए फायदेमंद साबित होगा? और मौजूदा स्थिति क्या विपक्ष की है कि जो पार्टी के प्रति थोड़ा बहुत सरकार के प्रति प्रदेश में असंतोष है उसको भुना सकता है? देखिए सौरभ, प्रदेश में पहला गठबंधन चल रहा है जो सत्ता चला रहा है। बीजेपी जेजेपी का गठबंधन चल रहा है। अभी कोई फैसला नहीं हुआ कि जेजेपी की कोई सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा। मेरे को लगता है जो सूत्र बताते हैं बीजेपी से, हमारी बातचीत नेताओं से होती है, तो लोकसभा तक तो मेरे को लगता है गठबंधन बना रहेगा हरियाणा में बीजेपी जेजेपी। लेकिन विपक्ष का भी एक गठबंधन बना है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। कांग्रेस को पता है कि 10 साल से सत्ता से बाहर है। कांग्रेस की स्थिति वो है करो या मरो, जैसे कभी मैच में होता है क्रिकेट मैच, करो या मरो, डू और डाई वाली सिचुएशन है। जो कांग्रेस के नेता आपस में मतभेदों में उलझे हुए हैं, टांग खिंचाई है, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एकता नहीं दिखा रहे। उनको भी अंदर से पता है कि अगर ये लड़ाई या ये गुटबाजी ऐसे ही चली तो फिर पार्टी लोकसभा में कमजोर पड़ेगी। और फिर जो उनकी अपनी लड़ाई है, हरियाणा के जो नेता है 4-5 बड़े, जिनकी नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, उनको लगेगा जरूर कि अगर लोकसभा में कमजोर पड़ गया, हालांकि बीजेपी प्लस चल रही है, बीजेपी तैयारियों में सारी चीजों में आगे है और मनोबल में भी आगे है। अगर कांग्रेस कमजोर पड़ गई तो अगली जो बड़ी लड़ाई है, जो जिस लड़ाई को वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के तौर पर देख रहे हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो भी 10 साल लगातार विपक्ष में और अगले 5 साल फिर विपक्ष में रहना पड़े। तो पूरे बेहद अहम सवाल यही है कि कांग्रेस आपका 0/0, कैप्टन अभिमन्यु कह रहे हैं, वीरेंद्र जी, कांग्रेस का वजूद आम आदमी पार्टी का 0 बता रहे हैं। कितना दम है इस दावे में? नहीं, देखिए ये तो सिर्फ एक हवाई दावा है। और देखिए एक पार्टी के नेता तो इस तरह के दावे करते रहते हैं, इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए भी हो सकता है। देखिए कांग्रेस का अपना आधार है, कांग्रेस की आप उपेक्षा नहीं कर सकते। कांग्रेस ने पिछली बार भी वोट लिए थे और देखिए अब भी कांग्रेस की स्थिति इतनी कमजोर नहीं है जितनी ये बता रहे हैं। तो कुछ जगह ऐसी है जैसे रोहतक है या सिरसा है, तो वहां कांग्रेस की स्थिति भी अच्छी मानी जाती है। कांग्रेस मुकाबला तो करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस को हम बिल्कुल 0 मानकर चले, ऐसी स्थिति नहीं है। क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीती थी, तो इस बार 10 की 10 सीटें जीतने की स्थिति में पार्टी नहीं है, कि पार्टी के नेताओं को भी मालूम है और कांग्रेस की भी सक्रियता है। तो कांग्रेस की, हालांकि देखिए गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी के साथ, ये गठबंधन कितना प्रभावी रहेगा ये समय बताएगा। लेकिन हम कांग्रेस को इतना कमजोर नहीं मानते, 0 नहीं मान सकते। वो भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगी। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आने वाले समय में रणनीति किस तरीके की प्रदेश स्तर पर बनाई जाती है, केंद्र स्तर पर उसका कितना फायदा देखने को मिलता है, ये रणनीति देखने वाली होगी। और बेहद दिलचस्प होगा कि मुकाबला प्रदेश में, हरियाणा में अगर बात की जाए तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कितनी कांटे की टक्कर होती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।